हो गया शुरू? ठीक। आज नया आर्टिकल शुरू करते हैं, नया दिन नया आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है वो तुम्हारे लिए वो है लेंसों के लिए न्यूटन का सूत्र। देखो लेंसों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, और क्योंकि इसमें न्यूटन का नाम जुड़ा है तो इसलिए और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। न्यूटन का नाम सुना है सबने? सुना है? न्यूटन्स फॉर्मूला इसको बोलते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंसेस। लेंसों के लिए न्यूटन का सूत्र। अब न्यूटन की जरूरत क्यों आनी पड़ी जबकि हमारे पास लेंस सूत्र है? हमारे पास आप जानते हैं हमारे पास लेंस सूत्र है पहले से ही, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, ये ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कई बार, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि लेंस सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, न्यूटन की लेंस सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले चीज समझो, होता क्या है कि जो ये लेंस का सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसमें v, u और f ये प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वस्तु की दूरी है, और f क्या है? फोकस दूरी है। ये प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है ना। अब जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है, विशेषकर पतले लेंसों में तो चलो लेंस का प्रकाशिक केंद्र मालूम हो सकता है, ठीक है, भले ही लेंस का प्रकाशिक लेंस के भीतर होगा तो एक्यूरेट तो पता नहीं हो सकता। तो होता क्या है कि अगर कोई मोटा लेंस है, भाई इमेजिन करो आपके पास कोई पतला लेंस ना हो के कोई मोटा लेंस है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में ये होगा कि लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो लेंस के भीतर होगा, और उसकी एक्यूरेट पोजीशन प्राप्त करना आपके लिए लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। उस स्थिति में क्या करते हैं, और एक और स्थिति आती है, क्या हो सकता है कि आप कहें कि लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है उसकी मोटाई के लगभग बीच में होगा, सही बात है, लेकिन उस स्थिति में क्या करोगे जबकि लेंस की दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं भी अलग अलग, तो उसका जो मिड पॉइंट है मोटाई का वो पकड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए न्यूटन ने क्या किया कि लेंस सूत्र, एक ऐसा लेंस सूत्र स्थापित किया जिसमें जो दूरियां हैं भाई वो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस से नापी जाती है, और लेंस का विशेषकर उत्तल लेंस या अवतल लेंस किसी भी लेंस का प्रथम मुख्य फोकस बिंदु और द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु प्राप्त करना बहुत ही आसान है क्योंकि वो लेंस से बाहर होते हैं। तो होता है क्या, ये सपोज के लिए ये कोई लेंस है भाई, ध्यान से देखो, ये सिंपल उत्तल लेंस है, इसको मैं एल बोल दे रहा हूँ। अब हम इसका प्रकाशिक केंद्र कहाँ है उसको छोड़ देते हैं, ये प्रथम मुख्य फोकस है f1 और ये द्वितीय मुख्य फोकस है f2। चूंकि f1 और f2 बाहर होंगे भाई, ठीक है, तो इनकी पोजीशन हमें मालूम होगी। अब हमें प्रकाशिक केंद्र से मतलब नहीं, तो आप सिंपली ऐसा समझो कि अगर किसी भी वस्तु की फोकस दूरी, किसी भी वस्तु की जो दूरी है भाई वो प्रथम फोकस से नापी जाए, तो ये वस्तु ए भी है सपोज के लिए, ठीक है ना, और इसकी ये फोकस दूरी x1 है भाई, प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी कितनी है? x1 है, और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो नापी जाए कहाँ से? वो नापी जाए द्वितीय मुख्य फोकस से। तो एक जो सूत्र स्थापित होता है उसको बोलते हैं न्यूटन का सूत्र। क्या देखो इसके लिए अब ये मैं इसके लिए पूरा वो बना देता हूँ फिगर। इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण गई, और सपोज के लिए O है, सूत्र स्थापित करने के लिए वैसे आवश्यकता नहीं, और ये कहाँ से गुजरेगी? द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरते हुए आगे बढ़ेगी। दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से गई और सीधे आगे बढ़ गई। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहां पे मिलती हैं वहां पे वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। ये वस्तु ए बी है और इसका प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश। अब जो प्रतिबिंब की दूरी है वो x2, वो कहां से नापें? द्वितीय मुख्य फोकस से
प्रतिबिंब की दूरी जो है वो x2 है और प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी कितनी है, f1 है। इसकी फोकस दूरी f1 है, प्रथम मुख्य फोकस दूरी इसकी f1 है और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी इसकी यहाँ तक आएगी ना, यहाँ तक, ये है भाई f2। तो f1 f2 और x1 x2 के बीच का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को न्यूटन का सूत्र बोलते हैं। इनके बीच जो फॉर्मूला है न्यूटन का सूत्र, न्यूटन का सूत्र इसको बोलते हैं, ये है F1 इंटू F2 इक्वल टू X1 इंटू X2। ये न्यूटन फॉर्मूला है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का सूत्र। अब न्यूटन का सूत्र कैसे स्थापित किया जाए, आप थ्योरी में क्या लिखोगे समझो कि यदि वस्तु की दूरी लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से नापी जाए और प्रतिबिंब की दूरी लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से नापी जाए, तो लेंस के तो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और प्रथम मुख्य फोकस दूरी, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के बीच जो संबंध स्थापित होता है वो आता है F1 F2 बराबर X1 इंटू X2 और इसी संबंध को न्यूटन का सूत्र कहा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई क्लियर। अब हम इस सूत्र की स्थापना करते हैं भाई, न्यूटन के सूत्र की, न्यूटन के सूत्र की उत्पत्ति या सूत्र की स्थापना बहुत ही आसान है। देखो चित्र में हम कह सकते हैं कि चित्र में हमारे पास जो है वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या बना हुआ है भाई, ए डैश और बी डैश बना हुआ है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा, दूसरी प्रकाश किरण, एक सेकंड थोड़ा सा और आप ध्यान दो, एक प्रकाश किरण हमने यहाँ से गुजारी, एक प्रकाश किरण हमें यहाँ से भी गुजारनी पड़ेगी भाई, लेंस पे आएगी और ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इस फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए अगर आप ये तीसरी किरण नहीं भी डालते तो भी चल जाता, लेकिन हमने डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक किरण जो प्रथम मुख्य अक्ष के समांतर गई, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरी, द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरते हुए आगे बढ़ी। दूसरी किरण जो प्रथम मुख्य फोकस से गुजरते हुए लेंस पे आपतित हुई, ये सपोज के लिए O, ये D है और ये E है, इसको मैं मान लेता हूँ E, ठीक है ना, ठीक है। अब इस किरण को चाहो तो आप मिटा सकते हैं, लेकिन मैं रहने दे रहा हूँ। तो दूसरे प्रथम मुख्य फोकस से होते हुए लेंस पे गुजरी और अपवर्तन के पश्चात कहाँ हुई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तीनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पे मिलती हैं, ए डैश बी डैश पे मिल रही है और वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, एक तो आप देख रहे हैं उल्टा बन रहा है और वास्तविक। अब बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है, ये हम इस समय डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी पोजिशन हमें मालूम नहीं है कि ये 2F2 से बाहर है, ये 2F2 के भीतर है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस सूत्र की स्थापना करनी है, तो बहुत ही आसान है। पहले मैं त्रिभुज चित्र से मैं दो त्रिभुज समरूप स्थापित करूंगा जैसे हमने पहले किए। देखो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, त्रिभुज ABF1, त्रिभुज ABF1 ये समरूप है भाई त्रिभुज EOF1 के। अब कैसे समरूप है, ये आप चित्र में देखो, ये त्रिभुज है, देखो ये है A B और F1 और ये दूसरा त्रिभुज है भाई, ये है EOF1, EO और यहाँ रखो E को, EOF1। देख रहे हैं आप लोगों को दो त्रिभुज, एक ही त्रिभुज ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज, दिख रहा है। ये कोण और ये कोण, यानी कोण F1, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे। दूसरा देखो ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी कितना है, 90 डिग्री है। ये कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण भी 90 डिग्री। तो त्रिभुज, दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर है, तीसरा अपने आप ही बराबर हुआ। कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है।
ठीक, तो फिर से वही नियम इस्तेमाल करना है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो देखो ए बी के बट्टे में आएगा, इसलिए ए बी के बट्टे में क्या आ जाएगा, ए बी के बट्टे में आएगा ओ ई, इसका लंब और इसका आधार। ए एफ वन के बट्टे में आएगा क्या, ओ एफ वन, ओ एफ, ठीक है। और थोड़ा सा आप ध्यान दोगे चित्र से, तो ओ ई किसके बराबर है, ओ ई किसके बराबर है भाई, ओ ई जो है ए डैश बी डैश के बराबर है। ए डैश क्यों बराबर है, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, समांतर रेखाओं के बीच की लंबित दूरी आपस में हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो ए ओ ई की जगह हम रख देंगे ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ए एफ वन को ऐसे रहने दो और बट्टे ओ एफ वन को भी ऐसे रहने दो, और इसको बना दो समीकरण नंबर फर्स्ट। आसानी से बन जाएगी, बनी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इधर चलना है, इधर वाले पार्ट में। इधर वाले पार्ट में देखो हम फिर से दो त्रिभुजों का समरूप दिखाएंगे। और कौन से त्रिभुजों को दिखाएंगे, देखो एक तो ये वाला त्रिभुज पे ध्यान दो जिसको मैंने व्हाइट चौक से, और दूसरा इस त्रिभुज पे ध्यान दो। दिख रहा है आप लोगों को, रेड मार्क कर देता हूँ। देखो इस त्रिभुज पे ध्यान दो और इस त्रिभुज पे ध्यान दो, ठीक। अब देखो पुनः मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, ये त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ओ डी डी ओ एफ टू या एफ टू ओ डी, जो भी लिखना है आपको, एफ टू ओ डी, ये समरूप है वह त्रिभुज एफ टू ए डैश और बी डैश के। कैसे तो समरूप है ये आप लोग देख रहे हैं। देखो ये त्रिभुज, ये कोण और ये कोण आपस में सिर्फ सभी कोण है, ये वाला कोण फिर से 90 डिग्री, ये वाला कोण भी 90 डिग्री, हो गए समरूप। बनाने की जरूरत है चित्र, चित्र बनाने तो बोलो, बनाने लो। ये देखो ये है डी ओ और एफ टू, और ये है ऐसे है चित्र, ये देखो एफ टू ए डैश और बी डैश ऐसे दिख रहा है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, त्रिभुज समरूप हो गया। अब जब त्रिभुज समरूप हो गए तो फिर से संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। और इसलिए बोलो ओ एफ टू, इसका लंब देखो ओ डी बट्टे ए डैश बी डैश, ओ डी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर इस त्रिभुज का लंब बट्टे इसका लंब बराबर इसका आधार, ओ एफ टू बट्टे ए डैश, ओ एफ टू बट्टे दूसरे त्रिभुज का आधार है भाई एफ टू ए या ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू। इसको मैं बना दे रहा हूँ समीकरण नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, सिंपली समीकरण फर्स्ट देखो और समीकरण सेकेंड देखो। कुछ दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड की हम तुलना कर देते हैं, आसान सी बात है, क्योंकि दोनों का बाएं पक्ष बराबर है तो दोनों का दाएं पक्ष भी क्या होगा, दोनों का बाएं पक्ष ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी ओ डी। अच्छा सॉरी, अभी फर्स्ट और सेकेंड की तुलना अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि चित्र से अगर आप देखोगे फिर से इसको समीकरण सेकंड नहीं बनाते अभी। चित्र से ओडी किसके बराबर है भाई, चित्र से देखो ओडी किसके बराबर है, ओ डी ए बी के बराबर है। ओडी किसके बराबर है, दिख रहा है फिर से, ये रेखा और ये रेखा समांतर, इनके बीच की लंबित दूरी बराबर। यहाँ पे रखो ओडी की जगह आ जाएगा ए बी बट्टे ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ टू बट्टे ए डैश एफ टू, मेक इट इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आ गया। अब देखो अब क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की क्या कर दो, तुलना करने पर। तुलना क्योंकि दोनों का बाएं पक्ष बराबर है तो दोनों का दाएं पक्ष भी क्या होगा, ऑब्वियसली बराबर होगा। तो तुलना करो, इसका दाएं पक्ष बाएं पक्ष बराबर है तो ए एफ वन बटे ओ एफ वन, ए एफ वन बटे ओ एफ वन इक्वल टू ओ एफ टू बटे ओ एफ टू बट्टे ए डैश एफ टू। आया नहीं,
इसका बाएं पक्ष बराबर है इसके बाएं पक्ष के, तो इसका दाएं पक्ष बराबर होगा इसके दाएं पक्ष के, तो इसका बाएं पक्ष बराबर है इसके दाएं पक्ष, दोनों के बराबर हो गया। अब आप चित्र से देखोगे थोड़ा सा चिन्ह पद्धति से, चिन्ह पद्धति मालूम है नहीं? चिन्ह पद्धति से AF1 क्या है भाई? AF1 देखो AF1 क्या है? AF1 x1 है, तो किस में आएगा? चिन्ह क्या है इसका? माइनस, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर है। और OF1 क्या है भाई? OF1 क्या है? OF1 F1 है, फिर से बाईं ओर है। OF2 क्या है? OF2 क्या है? OF2, तो ये प्लस F2 है, ये क्या है? प्लस F2। और बाकी क्या बचा? बाकी बचा A'(F2), हाँ A'(F2) क्या है? A'(F2) A'(F2) ये है भाई x2, ये भी प्लस में है, प्लस x2। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? AF1 x1, OF1 जो है F1, OF2 जो है F2 और A'(F2) हो गया x2। पहले लिया हो, इन सबको उठा के रख दो यहाँ पे, समीकरण नंबर इसको बना दो 3। इसको हम यहाँ पे रख दिया हमने, समीकरण थर्ड में रख दो, तो आपके पास मिलेगा AF1 बटे OF1 माइनस x1 बटे माइनस F1 बराबर F2 बटे x2, F2 बटे, और ये माइनस माइनस तो कट गया, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो आया F1 इंटू F2 बराबर x1 इंटू x2। समीकरण नंबर 4 बना दो। और यही लेंसों के लिए किसका सूत्र है भाई? न्यूटन का सूत्र। ये साथ ध्यान दो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और साथ में प्रैक्टिकल है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि प्रैक्टिकल है, उसमें प्रैक्टिकल में ये आपके लिए प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी है भाई, कि आपको एक लेंस दिया होगा, उस पर एक बेंच दिया होगा, एक लेंस की प्रथम मुख्य फोकस आपको प्राप्त करना है, द्वितीय मुख्य फोकस आपको प्राप्त करना है, फिर आपको 2 पिन दिए होंगे, इस पिन की प्रतिबिंब यहाँ पे बना हो, ठीक है। और जब प्रतिबिंब बनेगा तो आपको उस लेंस की फोकस दूरी निकालनी होगी, या फिर वस्तु की प्रथम फोकस से दूरी, या वस्तु की द्वितीय प्रतिबिंब की द्वितीय मुख्य फोकस से दूरी निकालनी होगी। बात समझ में आई? तो ये है तुम्हारा न्यूटन का सूत्र। आसान है, चित्र मैंने आपको बनाना बता दिया, थ्योरी में आपको बता चुका हूँ, रिपीट करने की आवश्यकता तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज और सवाल उठता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी लेंस फॉर्मूला है भाई, तो हम न्यूटन के फॉर्मूले की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? तो न्यूटन के सूत्र की जो उपयोगिता है, न्यूटन के सूत्र की उपयोगिता मुख्य रूप से हम दो, मैं शुरू में बोल चुका हूँ वैसे इस चीज को, कि मुख्य रूप से हम दो उपयोगिता, दो रूप से ये काफी उपयोगी है, दो टर्म्स में हम इसको कह सकते हैं। कि पहला है कि जो ये लेंस का सूत्र है, लेंस का सूत्र केवल और केवल पतले लेंसों के लिए सत्य है। ये किसके लिए सत्य है? सिर्फ लेंस सूत्र केवल पतले लेंसों के लिए है, केवल पतले लेंसों के लिए सत्य है। और जैसे ही लेंस की मोटाई बढ़ती है, इसमें डेविएशन आना शुरू होता है, इसके जो रीडिंग्स होंगी उसमें डेविएशन आता है, विचलन आता है, ठीक है। तो ये सिर्फ पतले लेंसों के लिए सत्य है, जबकि न्यूटन का जो सूत्र है ये पतले लेंसों के लिए भी सत्य है और मोटे लेंसों के लिए भी क्या है? सत्य है, पहली बात। और दूसरी और महत्वपूर्ण उपयोगिता इसकी ये है कि u और v की जो माप लेंगे भाई, u और v की जो माप होती है वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ली जाती है, और लेंस का प्रकाशिक केंद्र प्राप्त करना तब मुश्किल होता है जबकि लेंस मोटा हो एक, और दूसरी स्थिति में
लेंस मोटा तो हो, साथ में उसके दोनों सिरों की वक्रता त्रिज्याएं भी क्या हो, अलग अलग हो, तो उस स्थिति में लेंस का जो फोकस है, जो फोकस बिंदु जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, उसको एक्यूरेटली निकालना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इस मुश्किलात का जो हल देता है वो देता है कौन, न्यूटन का सूत्र। तो इसके दो उपयोगिताएं आप लोगों को याद रखनी है, एक तो ये पतले लेंसों के लिए है, ये दोनों प्रकार के लेंसों के लिए है। दूसरी उपयोगिता, मोटे लेंसों में भी अगर लेंसों के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो, तो उस स्थिति में जो है प्रकाशिक केंद्र प्राप्त करना लगभग नामुमकिन हो, तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करके लेंस के फोकस दूरी निकाल सकते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी निकाल सकते हैं। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपको मालूम रहेगी क्योंकि आप बेंच पे होंगे, ठीक है ना। तो ये न्यूटन का सूत्र है और यही न्यूटन के सूत्र की क्या है, उपयोगिता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो न्यूटन का सूत्र है वो केवल, इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं आप इसको, कि ये केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए सत्य है, वास्तविक, ये इसका ड्रॉबैक माना जा सकता है, यानी कि कमी मानी जा सकती है इसके के लिए सत्य है, आभासी प्रतिबिंबों के लिए नहीं, आभासी प्रतिबिंबों के लिए इसकी गणना करनी मुश्किल नहीं हो सकती। तो न्यूटन के सूत्र की गणना की उपयोगिता सिर्फ किसमें है, वास्तविक प्रतिबिंबों में है। जैसे ही प्रतिबिंब आभासी बनेगा, एक काम में नहीं लाया जा सकेगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब की दूरी आपको नापना मुश्किल हो जाएगा। और जब दूरी नहीं नापी जाएगी x1 या x2 में से कोई एक, x2 ना नापा जाए, x2 ही है प्रतिबिंब की दूरी, तो x2 नापना जब मुश्किल होगा तो फिर सूत्र को कहाँ लगाओगे। तो इसलिए न्यूटन के सूत्र की केवल उपयोगिता तब है जबकि प्रतिबिंब क्या बने, वास्तविक बने। और वास्तव में न्यूटन का सूत्र ज़्यादा एक्यूरेट क्या देता है, कैलकुलेशन देता है, बजाय इससे, विशेषकर मोटे लेंसों के लिए। आई बात समझ में। तो ये है भाई तुम्हारा न्यूटन का फॉर्मूला लेंसों के लिए। और आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट टाइम है, ठीक है।